नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। मैं नितिका। तो आज प्रारंभ करते हैं समसामयिकी क्रॉनिकल भाग 1 फरवरी 2024। सबसे पहले आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आज पूरे भारत में ही लगभग त्यौहार का मौसम है, क्योंकि आज रामलला अयोध्या पधार रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूँकि आप छात्र जीवन में हैं तो आपके लिए पहला लक्ष्य तो अपना अध्ययन ही है। तो त्यौहार भी मनाइए और अध्ययन भी जारी रखिए। तो इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ। देखिए, मैं क्रॉनिकल में केवल आपको सूचना देने के लिए नहीं आई हूँ, मैंने साथ में MCQs भी तैयार किए हैं। चूँकि सूचनाएं हर जगह बिखरी पड़ी हैं, कई सारी यूट्यूब की क्लासेस हैं, गूगल हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल पे आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको कितनी सूचनाएं वहाँ आपके साथ जा पाएंगी, उसमें थोड़ा संशय रहता है। इसलिए क्वेश्चन बनाने का मेरा ध्येय ये है कि आप समझ पाएँ कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको कैसे क्वेश्चन के साथ टैकल करना है, या एग्जामिनर आपसे किस तरह से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और आप अगर अध्ययन करते रहेंगे और मेरे साथ धीरे धीरे चलेंगे तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि मुझे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप वो खुद भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन किन स्थल पर किया गया? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है अहमदाबाद, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है बेंगलुरु। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा मेज़बानी की गई। तो यहाँ से आपसे दो क्वेश्चन बनता है। एक तो ये कि अध्यक्ष कौन था, एक तो यही बन जाएगा कि अध्यक्ष कौन था। दूसरा ये है कि उद्घाटन किसने किया था। उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल में ही भारत ने किस देश के साथ प्रवासन एवं आवाजाही समझौते को मंजूरी प्रदान की? वो पहला ऑप्शन आपका है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है इटली। इसका सही आंसर होगा डी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2025 का नवा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? ए ऑप्शन है थाईलैंड, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी ऑप्शन है मालदीव। इसका सही आंसर होगा बी भारत। अभी जो नवा संस्करण का भारत आंसर है। जो 8वां संस्करण है वो थाईलैंड के बैंकॉक में हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8वां पूछ रहा है या नवा नेक्स्ट वाला पूछ रहा है। और इस मंच की स्थापना 2008 में भारतीय नौसेना के द्वारा ही की गई थी। क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा हेतु समावेशी मंच ये प्रदान करता है। कोरिया गणराज्य की नौसेना नवीनतम पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के सदस्यों की संख्या 34 है। टोटल 34 है, जिसमें 25 सदस्य देश हैं और 9 पर्यवेक्षक देश हैं। नवीनतम देश की बात की जाए तो कोरिया गणराज्य शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम के अनुसार विश्व में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है म्यांमार, सी ऑप्शन है बांग्लादेश और डी ऑप्शन है वियतनाम। तो इसका सही आंसर होगा बी म्यांमार।
देखिए, ये आश्चर्य की बात है, अभी तक हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि अफ़ीम सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ उत्पादित की जाती, उसका उत्पादन कहाँ पर है, तो वो अफ़गानिस्तान। लेकिन अब म्यांमार, यहाँ पे तालिबानियों का शासन आने के पश्चात ये फेरबदल हुआ है, इसलिए अब म्यांमार नंबर 1 पर है। UNODC की स्थापना 1997 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। 1997 में हुई थी। तो आपसे ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे, बैक से भी ये पूछ सकते हैं कि इस संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में, और कहाँ पे इसका मुख्यालय है, तो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से किस देश ने स्वयं को बाहर करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन रसिया, बी ऑप्शन पोलैंड, सी ऑप्शन लिथुआनिया, डी ऑप्शन इटली। इसका सही आंसर है डी, इटली। इटली एकमात्र ऐसा पश्चिम देश है जिसने स्वयं को बाहर किया है। 2019 में इसने ज्वाइन किया था BRI प्रोजेक्ट को, और 2024 में उसका कार्यकाल पूरा होने वाला था, तो उससे पहले इसने स्वयं को बाहर कर दिया है इस प्रोजेक्ट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर। मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्दुल फतह अल सीसी। कई बार आप अगर लास्ट के नाम याद रखेंगे अल सीसी, तो वो ऑप्शन में अब्दुल फतह दे देंगे, और अब्दुल फतह याद रखेंगे तो हो सकता है वो अल सीसी दे देंगे। तो इसको पूरा नाम याद रखिएगा। और वे लगातार तीसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं डोनाल्ड टस्क। नेक्स्ट, ईरान और केन्या ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की घोषणा की। भारतीय पासपोर्ट धारक अब 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट समाप्त करने वाला देश मालदीव है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आपको पता होना चाहिए संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। और देखिए, इसको इतना याद रख करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपसे ऑप्शन में सऊदी अरब भी दे देंगे, इराक दे देंगे, ईरान दे देंगे। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अमीरात के दुबई में, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के द्वारा पपुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की सहायता प्रदान की गई। पपुआ न्यू गिनी में माउंट उलावन में ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात यह सहायता भारत के द्वारा दी गई है। तो अब आपको यहाँ पे एक काम करना चाहिए, मैप एटलस सबके पास होगा, उठाइए और देखिए पपुआ न्यू गिनी कहाँ पर है। तो अगर आप देखेंगे तो इंडोनेशिया के ईस्टर्न पार्ट में आपको पपुआ न्यू गिनी मिल जाएगा कंट्री, और वहाँ पे माउंट 11 में ज्वालामुखी आया था, जिसके पश्चात भारत ने ये सहायता दी। नेक्स्ट, 1 दिसंबर 2023 को 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद हेतु पुनः निर्वाचित हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि द्विवार्षिक सत्र कब से कब तक के लिए हुआ है, तो 2024 से 25, ये चीज़ ध्यान रखने का है। और IMO परिषद की बैठक लंदन मुख्यालय में आयोजित हुई। ये भी पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद होना चाहिए लंदन में है। IMO की स्थापना 17 मार्च 1948 को जिनेवा सम्मेलन में हुई थी। आपको ये डेट भी याद होनी चाहिए, 17 मार्च 1948, दूसरा जिनेवा सम्मेलन, ये भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य हो गया है।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण का ये निकाय है CAC की 46वीं बैठक संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्यालय रोम में आयोजित की गई। खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई 1963 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। इसमें टोटल 189 सदस्य देश हैं, 188 इसमें देश हैं और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब राष्ट्रीय घटनाक्रम। खादी माटी कला महोत्सव का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया? ए ऑप्शन अहमदाबाद, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन लखनऊ, डी ऑप्शन असम। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 8 पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे 300 कुम्हारों को इलेक्ट्रिक व्हील, 200 खादी कारीगरों को देसी चरखा आदि वितरित किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और डी ऑप्शन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर होगा बी जगदीप धनखड़। केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित इस महोत्सव को आयोजित किया गया है। इसका विषय होगा स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान। आयुर्वेद, स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। जनजाति उन्मुखीकरण कार्यक्रम आदि व्याख्यान का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। उद्घाटन केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। उद्देश्य आदिवासी शासन और भूमि अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है। नेक्स्ट, खान मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल लॉन्च किया गया। उद्देश्य पूरे देश में भू स्थानिक जानकारी तक पहुंच, उसे साझा और उसके विश्लेषण करने हेतु एक ऑनलाइन मंच है ये। नेतृत्व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा किया गया है। देखिए, GSI की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने हेतु की गई, यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। हालांकि इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, लेकिन कभी उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कि कोलकाता में है। और इसमें क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि खान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो हो सकता है कि वो केवल आपसे GSI पूछ लें या भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ ये पूछ सकते हैं, या दोनों ही मर्ज करके पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय सूरत डायमंड बोस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कच्चे और पॉलिश किए हुए हीरों के व्यापक वैश्विक परिदृश्य के दृष्टिकोण से इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया गया कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा। मोटे अनाजों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के अनुरूप मोटे अनाज से बने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार स्थापित करना है।
प्रेजेंट गवर्नमेंट मोटे अनाज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसीलिए 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो उसी से संबंधित ये भारत श्री अन्न महोत्सव का आयोजन हुआ नई दिल्ली में, ये ध्यान रखना। सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। थीम इसकी है भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। अब राज्यों में विधानसभा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, सभी को पता होगा। तो इसके में मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये 2 चीज़ याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार केवल ऐसे पूछ लेंगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, या राज्यपाल पूछ लेंगे, या कई बार एक तरफ स्टेट रख देंगे, दूसरी तरफ राज्यपाल। अगर 4 स्टेट रख देंगे तो 4 राज्यपाल, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन से सही है या कौन से गलत हैं। तो इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल द्वारा शपथ दिलाया गया। राजस्थान में राज्यपाल कलराज मिश्र ने भजन लाल शर्मा को 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तेलंगाना राज्यपाल तमिलसाई सुंदर राजन ने कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। नेक्स्ट, मिजोरम जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहामा को राज्यपाल हरि बाबू कंभम पति ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो ये 5 स्टेट के आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री जरूर याद होने चाहिए। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय, असम सरकार और अरविंद राज खोवा के नेतृत्व में उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ये बहुत ऐतिहासिक समझौता है, जिससे अब असम राज्य में जो उल्फा गुट की तरफ से जो एक समस्या थी, वो समाप्त होने की दिशा की ओर बढ़ चुकी है। तो आप इसकी डेट याद रखिए कि 29 दिसंबर 2023, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। समझौते के अंतर्गत असम की 126 विधानसभा सीटों में 97 सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गई। भूमि अधिकारों की रक्षा और एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रवास पर प्रतिबंध भी है। ये उस समझौते के कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, उल्फा का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उल्फा का जन्म कब हुआ था? 1979 के विदेशी विरोधी आंदोलन के दौरान असम के लोगों के लिए एक संप्रभु राज्य की मांग के साथ उल्फा का जन्म हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। कला एवं संस्कृति, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इस बार इसमें क्रॉनिकल में है, तो चलिए देखते हैं इसको। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण फ्रांस के सेर्गी शहर में हुआ। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप बिल्कुल ही नहीं सोच सकते हैं कि फ्रांस में इस मूर्ति का अनावरण किया गया होगा। दक्षिण भारत के कबीर या संत भी इन्हें कहा जाता है। और संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने ही की थी, ये याद रखिएगा। हिस्ट्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री में। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद मंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को वाराणसी के उमराह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। मंदिर में किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं है, अपितु ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा संत सदाफल महाराज की 135 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया।
स्वर वेद के लेखक संत सदाफल महाराज जी के द्वारा विहंगम योग की स्थापना की गई थी। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए, आपको अपने अंदर ये डेवलप करना है और मैं धीरे धीरे बताऊंगी और आप इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कितने फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण था या कितने फीट की प्रतिमा थी? तो 135 ये। और विहंगम योग की स्थापना तो संत सदाफल महाराज जी के द्वारा, स्वरवेद के लेखक थे। ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें, इसको आप याद रखिए। वाराणसी के उमराह में इसके उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ये क्वेश्चन कई बार आता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उद्घाटन किया गया। विषय जरूर याद रखिएगा इसका। सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का विषय भी पूछ लेते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता इसका विषय है। 7 से 24 दिसंबर 2023 तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और असम इसका मुख्य भागीदार राज्य है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया वाराणसी में। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? देश की 2 सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पीठों तमिलनाडु और काशी के मध्य सदियों पुराने संबंधों की पुष्टि और इनका पुनः अन्वेषण करना है। नेक्स्ट, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में गरबा नृत्य को शामिल किया गया। यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की बैठक बोत्सवाना के कसाने शहर में हुई। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बैठक कहाँ पर हुई। गुजरात का गरबा नृत्य इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 15वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। नेक्स्ट, 12वां दिव्य कला मेला 2023 गुजरात के सूरत में आयोजित किया गया। आयोजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया। तो यही पूछ सकते हैं कि 12वां दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गुजरात सूरत में। फिर आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा हुआ? तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए राज्य समाचार की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को नो नॉनवेज डे घोषित किया? ए ऑप्शन है 24 नवंबर, बी ऑप्शन है 30 नवंबर, सी ऑप्शन है 25 नवंबर, डी ऑप्शन है 22 नवंबर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 25 नवंबर। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में क्रूज सेवा लेक क्वीन का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है सी, गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस जिले में किया गया? आपका ए ऑप्शन है झांसी, बी ऑप्शन है ललितपुर, सी ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, डी ऑप्शन है सोनभद्र। तो इसका आंसर होगा सी, मिर्ज़ापुर। इसका आयोजन भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा किया गया। नेक्स्ट, बटेश्वर में महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण एवं सांस्कृतिक संकुल केंद्र का लोकार्पण किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, बटेश्वर आगरा के पास
किया गया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के द्वारा हुआ ये। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव बटेश्वर, आगरा में 148 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रारंभ किया गया। और यहाँ से गोवर्धन के लिए यानी मथुरा गोवर्धन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 57 साइबर क्राइम थाने खोले जाएंगे। कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने साइबर क्राइम थाने खोले जाएंगे? 57, याद रखने की ज़रूरत है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार साइबर अपराध राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी आधुनिक गौशाला। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 23 नवंबर से 5 दिसंबर 2023 तक विशेष सक्रिय टीबी रोगी खोज अभियान का संचालन किया गया। तो इसमें पहला स्थान कुशीनगर का है, सबसे ज़्यादा टीबी रोगी यहाँ पर पाए गए हैं। फिर महाराजगंज, तीसरे नंबर पर इटावा। तो आपको ये संख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुशीनगर, महाराजगंज, इटावा, ये क्रॉनिकल ऑर्डर में आप याद रखिए। 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में मुरादाबाद चैंपियन। और 24 दिसंबर 2023 को लखनऊ में अटल गीत गंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पार्ट में मिलूंगी मैं, जिसमें कि विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और खेल समाचार और सार संक्षेप, इन सब के साथ आपको भाग 2 में मिलूंगी मैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।